Students, today we are going to start the first topic of the inorganic chemistry, chemical bonding. The chemical bonding में जो वेटेज है, मैक्सिमम वेटेज जो पूरा इनॉर्गेनिक का अगर अपन देखें तो केमिकल बॉन्डिंग है. अगर देखा जाए तो रफली 15 क्वेश्चन जो नीट में बनेगा उसमें से तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग और उससे रिलेटेड टॉपिक जैसे कि पी ब्लॉक और एस ब्लॉक है उनसे बनते हैं. अपने को अभी ये लक्ष्य रखना है कि अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर अपने को केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट एकदम डेवलप करना है और उसी के आज स्टार्टिंग कर रहे हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना. एकदम जोश के साथ आज स्टार्ट करेंगे अपन. और फर्स्ट लेक्चर आज केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्ट हो रहा है. वी स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन वेयर वी आर टॉट दैट केमिकल बॉन्ड जो है दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं. केमिकल बॉन्ड है क्या? बॉन्ड इज अट्रैक्शन बिटवीन व्हाट? सो आंसर इज एटम्स में भी, मॉलिक्यूल्स, एटम्स में भी अट्रैक्शन बॉन्ड है और मॉलिक्यूल्स में भी अट्रैक्शन बॉन्ड है. वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है लेकिन बेसिकली नाम उसका बॉन्ड ही होगा. अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है जिसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है नीट का कि आपसे पूछा जा सकता है कि आयनिक बॉन्ड का इनमें से और एक नाम क्या है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है. या यूं पूछ सकते हैं कि 4 ऑप्शन देके कि NaCl में किस तरह का बॉन्ड है, कोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट, ऐसा को आयनिक बॉन्ड नाम मिसिंग रख दें बिकॉज आयनिक इज वेरी वेरी मच कॉमन बट द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज नॉट एज मच कॉमन. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ionic and electrovalent are identical things. Covalent bond is the next type and the third is coordinate or the dative bond. हम थोड़ी देर बाद इस बात पे काफ़ी चर्चा करेंगे कि कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं. इनफैक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बार बन गया तो कोवैलेंट और उसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता है ना. उनकी प्रॉपर्टीज ऑल अलाइक होती हैं. बनने के तरीके में अंतर है तो उसको लेकर मैं भी थोड़ा डिस्कशन करूंगा. उसके बाद में अपन को ये ध्यान रखना है कि आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड में कई बार हम ऐसे लूज स्टेटमेंट्स देते हैं कि आयनिक इज स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट है, कोवैलेंट इज स्ट्रॉन्गर देन आयनिक. एक्चुअली इनमें कोई खास कोरिलेशन नहीं होता है, फिक्स बाउंड्री नहीं है कि आयनिक स्ट्रॉन्ग है कोवैलेंट. ऐसे कई सारे आयनिक बॉन्ड है जो कोवैलेंट से स्ट्रॉन्ग है और ऐसे कई सारे कोवैलेंट है जो आयनिक से स्ट्रॉन्ग है. सो द कंपैरिजन ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट शुड नॉट बी डन. इट इज लाइक कंपैरिजन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस. ये कभी कंपेयर नहीं होता है. The next is weak bonds. Weak bonds normally exist between the molecules. Like as I've drawn here, methane molecule, as you all know, methane is very simple molecule CH4. तो CH4 का ये molecule और CH4 के इस molecule में अगर आप देखें तो अंदर जो bond है, it is covalent bond. लेकिन इन दोनों के बीच में जो invisible bonds हैं, जो दिख नहीं रहा है लेकिन है तो सी अट्रैक्शन, ठीक है ना, वो वीक फोर्सेस है. तो यहाँ पर कुछ अपन मान सकते हैं कि कोई वीक फोर्स एग्जिस्ट करते होंगे और अंदर जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. तो कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो उसका अंदर का बॉन्ड जो कि कोवैलेंट है वो स्ट्रॉन्ग है और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड जिनको जनरली वैन डर वाल कह देते हैं. मैंने यहाँ पर लिखा है डाइपोल बेस फोर्सेस. तो डाइपोल बेस फोर्सेस या वैन डर वाल जो है वो वाकई में बहुत वीक फोर्स होते हैं. मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी अगर देखें तो वो आती है अंदर के बॉन्ड से और जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जैसे फिनोमेना है वो आते हैं बाहर वाले बॉन्ड से. हमें अंदर वाले बॉन्ड्स ही पढ़ने हैं, बाहर वाले बॉन्ड्स ही पढ़ने हैं. मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि कोई भी तरह का अट्रैक्शन केमिकल बॉन्ड कहलाएगा. तो ये भी केमिकल बॉन्ड है और वो भी केमिकल बॉन्ड है बट इन दोनों की स्ट्रेंथ में डिफरेंसेस हैं. व्हाइल दिस बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल, these forces which operate between the methane molecules are not related to its stability. ये rather related है इसके melting, boiling और दूसरी physical properties के साथ में. तो हमने जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है कि केमिकल बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक. अब अपन क्या करेंगे कि कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट के अंदर डिफरेंस एस्टेब्लिश करेंगे और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे. जैसे कि मैंने कहा था कि पहला अपना डिस्कशन जो होगा दैट विल बी कि कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या अंतर है. तो देखते हैं अपन की क्या डिफरेंस है. कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो देखें. एक एटम मैंने बनाया, ये उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो अब अगर शेयरिंग करनी है तो ये और ये दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या अनइक्वल. तो आंसर आपका आ रहा है इक्वल बिकॉज एज यू कैन सी वन इलेक्ट्रॉन ईच इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्पीशीज. तो इट इज एन इक्वल कंट्रीब्यूशन. सो ये शेयरिंग से बना बॉन्ड इक्वल कंट्रीब्यूशन से बना है तो इसका नाम है कोवैलेंट. Here the bond is again covalent because यहाँ भी शेयरिंग हो रही है. तो we have to see here. तो यहाँ से देखने पर साफ लगता है कि इसमें और इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है. तो शेयरिंग से बनने के कारण ये भी कोवैलेंट टाइप का है लेकिन बनने का तरीका इसका अलग है. एज यू कैन सी हियर इनिशियली अगर अपन देखें तो A हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहते हैं. तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन A के पास है, B के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया वैकेंट ऑर्बिटल.
तो यहाँ पर B के साथ कंफ्यूज मत होना, B हैज नो इलेक्ट्रॉन्स विद इट, तो B के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, A के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, तो जब इनमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा तो इस प्रकार से होगा कि ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, हियर द इंपॉर्टेंट वर्ड इज डोनेट, तो डोनेट करेगा, तो यहाँ से ये A से B डोनेशन हो गया और ये बन गया, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसका एक और नाम है डेटिव बॉन्ड। ये ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, जैसे आयनिक को इलेक्ट्रोवैलेंट वैसे कोऑर्डिनेट को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, तो ये डेटिव बॉन्ड बन गया। अब खास बात क्या है वो देखना कि अगर सपोज करो कि मुझको इसको लिखने का कोई और तरीका, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप ये तो बोलते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड ये तो इसमें ये तीर का निशान क्यों बनाया, तो ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अगर आप चाहते हैं इसको ऐसा निशान न बनाए तो आप न बनाए, कोई समस्या नहीं है, बस ये है कि अगर आपने इसको कोवैलेंट शो किया तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि चार्ज किसमें क्या है। मैं बताता हूँ आपको कि चार्ज किसमें क्या है। हाँ, तो सपोज आपको इसको बताना है A कोऑर्डिनेट बॉन्ड B बताना है, तो ऐसे बताएं A और सिंगल बॉन्ड B, और अब क्या करें कि A ने डोनेशन किया या B ने, तो आंसर है A ने, तो A को कितने इलेक्ट्रॉन को नुकसान हुआ, तो आंसर है A और B के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें से A के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन A के पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन खुद का मौजूद है, तो इसको A को नुकसान हुआ है 1 का, तो ये +1 आ गया और ये आ गया -1, यानी इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये और ये रिप्रेजेंटेशन सेम है, तो ये रिप्रेजेंटेशन सेम है, ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। अगर आप बोलते हैं कि सर आपने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले क्यों बता रहे हो, तो मैं ये चाहता हूं कि अपन जितना भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़े तो अपने सर पर एक बोझ नहीं रहे कि हमारे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग से करना है, बिकॉज कई बार कुछ किताबों में ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग से हेडिंग दी जाती है और वो खूब सारा बताते हैं उसके बारे में, तो ऐसा लगने लगता है कि शायद कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ अलग होगा, लेकिन बता दूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। अगर आप बोलते हैं कि फिर इसके असर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे सवाल नहीं मिलेंगे, तो आंसर है सवाल यानी क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन का एग्जांपल मैंने दिया ये, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनमें से किस में या किस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको किसी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिटेक्ट करना है तो आपको इनिशियली पता होना चाहिए कि जो स्पीशीज जो कंबाइन कर रही हैं उनमें से क्या कोई डोनर एक्सेप्टर है। सॉरी, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपको ये पता लगना चाहिए कि इनिशियली जो स्पीशीज जुड़ी हैं उनमें डोनर एक्सेप्टर जैसी है अगर बात है तो मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। सो वी हैव टू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की हिस्ट्री में कि कैसा बना है वहां जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा उसमें कोऑर्डिनेट है या नहीं है। लेट अस सी द फर्स्ट ऑप्शन इज अमोनियम कैटायन। अमोनियम का फॉर्मूला NH4+ है, और अगर अपन अमोनियम की हिस्ट्री में जाएं तो अमोनियम की हिस्ट्री है ये अमोनिया और H+ की कॉम्बिनेशन से बना है। ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, ये एसिड है क्योंकि इसमें H+ आयन है तो ये एसिड है, ये एक्सेप्टर है इसलिए एसिड कहते हैं, डोनर है इसलिए इसको बेस कहते हैं। मुझको बताओ वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास है, तो आंसर है H+ के पास। कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है, तो आंसर है S ऑर्बिटल वैकेंट है, तो इसके पास S ऑर्बिटल है। वी विल इरेज दिस फॉर वंस। हाँ, तो इसके पास S ऑर्बिटल वैकेंट है। लेट अस ड्रॉ अ वैकेंट ऑर्बिटल ओवर हियर, दिस इज पेन, ओके। So we will draw a vacant orbital here. So it has a vacant orbital and it has a lone pair. तो अब इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की चांसेस हैं, तो ये बनेगा ऐसा, यहाँ पर N, यहाँ पर 1H, सेकंड H, थर्ड H, और ये फोर्थ H+ जो था वो अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्टर है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। अगर आप बोलोगे कि सर इसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका ये तो कोऑर्डिनेट वाला हो गया, क्या और कोई हो सकता है, तो आंसर इज यस। जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं N 1 2 3 and 4 and this is H and H everywhere, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अगर आप बोलोगे कि सर इसमें फिर कैसे अरेंज करें चार्ज को, तो इसमें डोनर N है और जो डोनर होता है उसको एक चार्ज का नुकसान हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन नुकसान है, तो इस पर आएगा प्लस, और जिसको एक्सेप्टर है उसको एक इलेक्ट्रॉन को फायदा हुआ है तो इस पर आना चाहिए माइनस, लेकिन माइनस नहीं आएगा बिकॉज प्लस में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। दैट इज हाउ द अमोनियम मस्ट बी रिप्रेजेंटेड। अगर आप बोलते हैं कि सर अमोनियम को रिप्रेजेंट कैसे करें, ऑप्शन ये आता है और ये भी आता है, तो दोनों ही सही है, ये भी अमोनियम सही है और ये भी अमोनियम सही है। बट मुझको ज्यादा पसंद है ये वाला स्ट्रक्चर, कारण ये कि इस स्ट्रक्चर में मैं इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूं कि अमोनियम में सारे NH बॉन्ड एक जैसे हैं। देयर इज नॉट एनी डिफरेंस बिटवीन एनी NH बॉन्ड ऑफ अमोनियम, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि बताओ अमोनियम में कितने तरह की बॉन्ड लेंथ्स हैं, तो ये चारों बॉन्ड लेंथ सेम या डिफरेंट है, तो आंसर है सेम है। कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है। अब आता है सेकंड एग्जांपल, दैट इज ओजोन। Ozone is O3 and O3 comes from the combination of O2 and O. So the history of ozone is O2 plus O. So this is O2 and this is O. O2 has
O, which has both oxygen have lone pair, and if we count the valence electron, oxygen के valence electron होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो कुल हो गए 6। अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ये वाले जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, अगर अपन इनको क्लियरली इंडिकेट करें तो यस ये यस इसके पास दो लोन पेयर है, उनमें से एक लोन पेयर इसको डोनेट हो सकता है बिकॉज इस O के पास अपना ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो लेट अस ड्रॉ दिस O डबल बॉन्ड O एंड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अगर आप बोलते हैं कि सर और कैसे बना सकते हैं, तो और ऐसे बना सकते हैं O डबल बॉन्ड O and a single bond O which has minus on this oxygen and plus on the donor oxygen. This is how the ozone can be represented. Can we say that ozone has a coordinate bond? The answer is yes, it has one coordinate bond. It is being shown over here. अगर आप चाहें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना के ऐसा ही बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ओजोन में कैसा आ सकता है कि बताएं ओजोन के अंदर कितने तरह की बॉन्ड लेंथ्स हैं, तो ये डबल है और ये सिंगल है। डबल छोटा होता है, सिंगल बड़ा होता है, तो 2 तरह की बॉन्ड लेंथ्स हैं, लेकिन आंसर आता है इट हैज वन टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ, क्योंकि आप जानते हैं ओजोन में रेजोनेंस भी है। तो ये माइनस चार्ज यहाँ पर आएगा, ये माइनस चार्ज यहाँ पर आएगा, तो ये माइनस चार्ज यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो रेजोनेंस करेगा। इस कारण से अपन ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस से ओजोन की दोनों बॉन्ड लेंथ्स बराबर हो गई हैं। बहरहाल मेन क्वेश्चन ये था कि ओजोन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं। आंसर इज यस, इट हैज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अमोनियम में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है? यस, अमोनियम हैज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अमोनिया में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है? तो अमोनिया तो ये बनाया मैंने और इसको बनाते समय कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं थी। द आंसर इज अमोनिया डज नॉट हैव एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नहीं, कुल मिलाकर हम अभी जिस स्टेज तक पहुंच गए, हमें ये पता लग जाना चाहिए कि कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं, उनमें डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन बनने के तरीके को लेकर वो अंतर उनमें होता है। जैसे कि अमोनियम में बनने के तरीके साफ पता लग रहा है कि 3 बॉन्ड तो कोवेलेंट है, चौथा कोऑर्डिनेट है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कितने कोवेलेंट कितने कोऑर्डिनेट है, तो इसमें 3 कोवेलेंट है और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसी प्रकार ओजोन में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है ना, लेकिन उसकी रेजोनेंस से सारी बॉन्ड लेंथ्स बराबर हो जाती हैं। कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिस्टिंग्विश करने के बाद में अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स का। पहला है अमोनियम हैज 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। अमोनियम में 2 तरह की बॉन्ड लेंथ्स हैं, उसको जस्टिफाई करके देखते हैं सही है या गलत है। तो अमोनियम थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, अमोनियम में सारी बॉन्ड लेंथ्स बराबर थी, क्योंकि चौथा बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था वो बनने के बाद कोवेलेंट ही हो जाता है। तो दोनों बॉन्ड लेंथ्स सारी बॉन्ड लेंथ्स बराबर थी। ये बोल रहा है 2 तरह की बॉन्ड लेंथ्स हैं। देखो 2 तरह के बॉन्ड्स हैं, लेकिन बॉन्ड लेंथ सारी आइडेंटिकल है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज फॉल्स। ठीक है ना, तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। सेकंड देखते हैं कि अमोनिया एंड BF3 डू नॉट रिएक्ट। अमोनिया और BF3 रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो लेट अस सी कि वो इनको कैसे देखते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है N and this 1, 2 and 3 H with a lone pair of electrons on it. बोरोन के पास 3 फ्लोरीन होते हैं, बोरोन फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन एंड थर्ड फ्लोरीन। अब बोरोन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो आंसर है सेकंड पीरियड का। सेकंड पीरियड में S या P होता है, तो आंसर है दोनों होते हैं, और दोनों मिला के होते हैं 4 ऑर्बिटल, जिनमें से काम आ गए 3 तो अवेलेबल है, 1 यानी 1 इसके पास खाली ऑर्बिटल पड़ा है बोरोन के पास। बताओ अगर ये खाली ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया डोनर, तो आंसर है एक्सेप्टर। ये कौन है डोनर, के डोनर एक्सेप्टर पास में रखेंगे तो रिएक्ट करेंगे, आंसर इज यस एंड दैट्स व्हाई दे डू रिएक्ट। ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है, एंड एसिड बेस रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली एंड दैट्स व्हाई दिस अगेन इज इनकरेक्ट कि अमोनिया एंड BF3 डू नॉट रिएक्ट। तो पहला वाला फॉल्स था, दूसरा वाला भी। लेट अस सी द थर्ड वन दैट अमोनिया कांट बी प्रोटोनेटेड। अमोनिया को प्रोटोनेट नहीं कर सकते। मैं वापस लिख रहा हूं अमोनिया, ये रहा अमोनिया, और अब इसका प्रोटोनेशन, प्रोटोन होता है H+। अब ये बोल रहा है अमोनिया का प्रोटोनेशन नहीं हो सकता, मतलब अमोनिया H+ से रिएक्शन नहीं करेगा। तो देयर इज नो रीजन व्हाई द अमोनिया मस्ट नॉट रिएक्ट विद H+ आयन, बिकॉज अमोनिया हैज अ डोनर as a lone pair of electrons. It is a donor, it is acceptor because it has vacant orbital, and that's why we cannot say कि ammonia will not be protonated. In fact it will be protonated. तो इसका मतलब ये हो गया कि अमोनिया प्रोटोनेशन करेगा। अब आता है CH4 is a gas at room temperature due to weak CH bond. CH bond weak होने के कारण मीथेन रूम टेम्परेचर पे गैस है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्लियर किया था कि मीथेन मॉलिक्यूल गैस इसलिए है क्योंकि CH4 और CH4 इनके आसपास वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत वीक हैं।
इसका CH बॉन्ड के वीक या स्ट्रॉन्ग होने से कोई रिलेशन नहीं है। सही बात तो ये है कि अंदर का बॉन्ड कभी सॉलिड, लिक्विड या गैस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो मीथेन का जो अंदर का बॉन्ड है CH बॉन्ड, दैट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट to be a gas, liquid or a solid. So methane is a gas, it is sure, but then the reason is the forces which operate between the molecules are very poor, they are very weak. That is the reason as to why the methane is a gas at room temperature. So we will go with this answer कि ये वाला क्या है, methane is a gas at room temperature due to weak CH bond. The answer is false, ये भी false है और ये भी false है, ये चारों false हो गए। Let us see the fifth option. H3O plus is called hydronium ion, has one coordinate bond. मैंने कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने के लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। H3O plus की हिस्ट्री है वाटर H plus ion। वाटर को मैं अगर बनाऊंगा तो यहाँ बनाते हैं, चलो वाटर को, इट इज O, इट इज H एंड H, ये OH है और O के पास 2 लोन पेयर है, मैं एक शो कर रहा हूँ और इसकी रिएक्शन H प्लस से करवा देते हैं। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। बताओ मुझको, वाटर और H प्लस आयन जब रिएक्शन करेगा तो डोनर कौन, वाटर, एक्सेप्टर कौन, H प्लस, दोनों में बॉन्ड बनेगा कौन सा, कोऑर्डिनेट यानी डेटिव बॉन्ड। ये बोल रहा है कि इट हैज वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इन फैक्ट इज अ क्लियर आंसर, करेक्ट आंसर, एंड दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये तो हो गया अपना ट्रू एंड फॉल्स। उसके बाद अपने पास आता है कोवेलेंट बॉन्ड को डिटेल में पढ़ने का। मैंने यहाँ तक जो क्वेश्चंस करवाए या यहाँ तक जो बताया है उसमें मेरा मेन ये था कि अपने को कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में अंतर समझ जाना चाहिए। वंस यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली द डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, सो आई विल सजेस्ट यू टू डू फ्यू क्वेश्चंस इन द DPP ऑल्सो। DPP में कुछ क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर बेस्ड हैं, वो देखेंगे बाद में। अभी उसके बाद में स्टार्ट करते हैं कोवेलेंसी का, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड का पहला टॉपिक है। कोवेलेंट बॉन्ड को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें कोवेलेंसी पढ़ना पड़ेगा, और वो कोवेलेंसी का मतलब क्या है वो सीखते हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम द्वारा बनाए गए टोटल कोवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या उस मॉलिक्यूल में उस एटम की कोवेलेंसी होती है। ध्यान से सुनना मेरे एक हर शब्द को, क्योंकि उसमें कई बार ऐसा प्रॉब्लम होती है कि लोग मुझसे पूछते हैं सर मीथेन की कोवेलेंसी कितनी है, तो मीथेन की कोवेलेंसी डिफाइंड नहीं है, बिकॉज मीथेन बॉन्ड नहीं बना रहा है। बॉन्ड मीथेन में बना रहे हैं उसकी स्पीशीज, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, दैट इज C and H। अगर आप मेरे को C की कोवेलेंसी बोलोगे आई विल से 4, अगर आप मेरे को H की कोवेलेंसी बोलोगे मैं बोलूंगा 1, क्योंकि मीथेन अगर मॉलिक्यूल देखते हो CH4 मॉलिक्यूल, तो C तो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो उसकी कोवेलेंसी 4 है। तो कोवेलेंसी इज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। फिर क्वेश्चन आता है कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड, हमने सिग्मा भी पढ़ते हैं, पाई भी पढ़ते हैं, कौन सा बॉन्ड बताना है, तो आंसर है दोनों बताने, बिकॉज दोनों कोवेलेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 में सिग्मा भी है, पाई भी है, सारा मिला के कार्बन बना रहा है 4 बॉन्ड, और ऑक्सीजन कितने बना रहा है, तो आंसर है 2 बॉन्ड। एक ही ऑक्सीजन को देखना है, दोनों ऑक्सीजन को एक साथ नहीं देखना है। एक ऑक्सीजन को देख के बताओ 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी कोवेलेंसी 2 है, इसकी 4 है, इसकी भी 2 है। अमोनियम का मैंने स्ट्रक्चर जानबूझ कर बनाया, क्योंकि अमोनियम में मैं ये शो करना चाहता हूँ कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है तो उसको भी कोवेलेंसी में अपने को काउंट करना है। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी अमोनियम में 4 है, और BF3 में बोरोन की कोवेलेंसी 3 है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू सी द कोवेलेंसी इन अ मॉलिक्यूल। डिटेल में कोवेलेंसी कैसे देखते हैं वो अब मैं डिस्कस करता हूँ। लेट अस सी द कोवेलेंसी ऑफ डिफरेंट एटम्स नाउ। द फर्स्ट इज कोवेलेंसी ऑफ बोरोन। बोरोन की कोवेलेंसी के लिए पहले तो देखें बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो बोरोन इज 1s2 2s2 2p1, इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, बिकॉज एटॉमिक नंबर 5 है उसका, तो 1s2 2s2 2p1 है। 1s2 ये रहा, 2s2 ये रहा, 2s2 ये है, और 2p1 ये है। ये इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये बॉन्ड कितने बना सकता है, तो आंसर इज 1, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड एक है तो ये बॉन्ड भी एक बनाएगा, एक बनाएगा तो इसकी कोवेलेंसी 1 होगी। लेकिन कभी आपने बोरोन की कोवेलेंसी 1 कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि बोरोन के पास एक दूसरा और अरेंजमेंट होता है, वो है एक्साइटेड स्टेट। अभी ये ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि S का इलेक्ट्रॉन S में ही है, लेकिन अगर आप इसको एनर्जाइज करके S को P में एक्साइट कर दोगे तो S में रह जाएगा 1 अनपेयर्ड और P में हो जाएंगे 2 अनपेयर्ड। इस तरह से ये बॉन्ड ज्यादा बना सकता है। ज्यादा बॉन्ड बनाने से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए बोरोन थोड़ा बहुत खर्चा करके, यानी थोड़ा बहुत एनर्जी को इन्वेस्ट करके वो ऐसी पोजीशन में आएगा कि वो ज्यादा बॉन्ड बना सके, बिकॉज मोर बॉन्ड मींस मोर स्टेबिलिटी, मोर एनर्जी इज रिलीज, तो दैट विल काउंटर बैलेंस द एनर्जी रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। तो अपने को मांग के चलना है कि बोरोन एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, और वो होंगे 3, कोवेलेंसी इसकी 3 आएगी। कई लोग सोचते हैं कि कोवेलेंसी 3 है तो ये चौथा डब्बा क्या कर रहा है, तो चौथा डब्बा यानी चौथा ऑर्बिटल खाली पड़ा है। अगर आप
कोई डोनर एटम इसको दोगे, कोई डोनर एटम का अटैक इस पे करवाओगे तो ये चौथा बॉन्ड भी बना सकता है। तो ध्यान रखें, बोरोन की कोवेलेंसी 3 है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये 4 भी कर सकता है। 4 कब करेगा? जब इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, एक्सेप्टर एटम या डोनर एटम। तो आंसर इज डोनर एटम विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर। अगर इसने ये डोनेशन एक्सेप्ट किया यहाँ पर, तो बताओ ये कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट? आंसर इज कोऑर्डिनेट, यानी 3 तो इसकी कोवेलेंट बनेंगे, अगर चौथा बनेगा तो वो कोऑर्डिनेट बन सकता है, और वो भी इसकी कोवेलेंसी को 3 से 4 बना देगा। फिर आता है आपकी कार्बन। कार्बन का ग्राउंड स्टेट है 1s2 2s2 2p2, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। एक्साइड स्टेट मैंने यहाँ लिख दी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है, तो ग्राउंड स्टेट में कितनी होगी, तो ग्राउंड स्टेट में अगर आप P2 को बनाओगे तो P2 बनेगा ऐसा 1 अनपेयर्ड एंड 2 अनपेयर्ड। तो इसके बाद 2 अनपेयर्ड है, 2 बॉन्ड ही बनाएगा। कार्बन 2 बॉन्ड बनाने के साथ अनस्टेबल रहता है। आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो कार्बीन्स जो होते हैं CH2 दैट इज जनरली अनस्टेबल, तो इसलिए 2 बॉन्ड उसके कॉमन नहीं है, कॉमन उसका है 4। तो नॉर्मली जो कार्बन की कोवेलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4, और कौन सी स्टेट में आएगी, तो आंसर है एक्साइटेड स्टेट। अगेन पहले की तरह ये समझना है कि थोड़ा बहुत एनर्जी हमें S से P को एक्साइट करने में देनी पड़ेगी। वंस इट गेट एक्साइटेड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम 4 अनपेयर्ड एंड नाउ इट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड हेंस द कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। बट इसके पास अब कोई और एक्साइटेड स्टेट नहीं आ सकती, तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही रहेगी। नाइट्रोजन की के लिए बात करें तो नाइट्रोजन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, और ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के अंदर इसके पास 3 अनपेयर्ड हैं, और ये आपको एक्साइटेड स्टेट में जा नहीं सकता है बिकॉज इसके पास और कोई ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसका कारण पूछोगे कि सर इसके पास और कोई ऑर्बिटल क्यों नहीं है, तो 2 के साथ में S और P होता है, D होता ही नहीं है। अगर आप ये पूछोगे कि सर ये D क्यों नहीं है, तो आप ये क्वांटम नंबर में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हैं वहां पर बताया जाता है कि सेकंड शेल में जो सबशेल्स होती है S और P होती है, यहाँ पर S और P अवेलेबल है, D अवेलेबल नहीं है, तो ये 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता। इनफैक्ट एक लाइन में जो बोल रहा हूँ वो याद कर लीजिएगा, सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट की कोवेलेंसी 4 से ऊपर नहीं हो सकती। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई 4 तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, मैं बोल रहा हूँ 4 से ऊपर कोई नहीं पहुंचेगा। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट डू नॉट शो अ कोवेलेंसी ग्रेटर देन 4, ये बात नोट कर लीजिएगा, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये तीनों अपन ने डिस्कस कर लिए। अब आता है थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के अंदर कैसे निकालते हैं, वो इसके बाद बताऊंगा। चलो अब देखते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस का कोवेलेंसी निकालने के लिए उसका कॉम्बिनेशन लिखा मैंने नियॉन 3s2 3p3 एंड 3d0। 3s2 3p3 3d0 कॉम्बिनेशन आपको निकालना आने चाहिए, क्लास 11 के अंदर बताए जाते हैं। कोशिश करो 1 to 30 एलिमेंट्स को सबसे पहले कॉम्बिनेशन आप लिख डालो अगर आप भूल गए हैं तो फास्फोरस का अगर आप रिकॉल करेंगे तो फास्फोरस का शुरू से बोलूं तो 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक बोलते हैं नियॉन, फिर 3s2 3p3 3d0 खाली पड़ा है। 3s2 ये रहा, 3p3 ये रहा, 3d0 ये रहा, ये ग्राउंड स्टेट है, मैंने लिख दिया GS, जिसका मतलब ग्राउंड स्टेट। 3 अनपेयर्ड है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। कोवेलेंस यहाँ पर है 3, कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर एक्साइट हो जाए तो फिर ये आ जाएगा इसका 1 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएंगे 3 अनपेयर्ड। 5 अनपेयर्ड हो गया तो ये 5 बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि PCl5। क्वेश्चन अगर आ गया कि PCl5 में फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड में, तो बॉन्ड कितने बना रहा है फास्फोरस 5, तो वो एक्साइटेड में है। अगर फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है तो वो ग्राउंड स्टेट में है। तो एक क्वेश्चन ध्यान रख लीजिएगा, PCl3 में फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में है, बट PCl5 में फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में है। फिर आता है आपका, है ना, एक इसी तरह से मैं आपको होमवर्क अपने आप करने के लिए दूंगा, वो प्रूव करना है आपको। सल्फर की कोवेलेंसी 2, 4 या 6 में से कोई भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी बताना है कि इसमें से ग्राउंड स्टेट वाली कौन सी है और एक्साइटेड स्टेट वाली कौन सी है। एक्साइटेड स्टेट अगर एक से ज्यादा है तो पहली वाली जो है उसको बोले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद में सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। वैसे क्लोरीन के लिए बताना है कि क्लोरीन कोवेलेंसी कितनी है, तो बताना है 1, 3, 5 एंड 7 प्रूव करना है। इतनी होती हैं ये मुझको मालूम है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि ये कैसे है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द कोवेलेंसी ऑफ अंडरलाइंड एटम। अंडरलाइंड एटम की कोवेलेंसी निकालनी है तो इनका स्ट्रक्चर आना चाहिए अपने को। स्ट्रक्चर ऐसा नहीं ज्योमेट्री और वो नहीं, अपने को सिर्फ मालूम होना चाहिए कि इसका आसपास का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा है। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट में कोवेलेंसी ज्यादा हो रही है, चार्ज ज्यादा हो रही है, बिकॉज दे हैव वैकेंट ऑर्बिटल। इस पे खूब सारे क्वेश्चन बने हैं, है ना, मैं बताऊंगा अभी इसके ठीक बाद में क्वेश्चंस लूंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि थर्ड पीरियड में कोवेलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन सेकंड पीरियड की कोवेलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अभी अपन देखते हैं फाइंड द कोवेलेंसी ऑफ अंडरलाइंड एटम। पहला है XeOF4, Xenon OF4। अब Xenon OF4 में मान लो Xenon यहाँ पर अपन बनाते हैं सेंटर एटम की तरह। अब इसको O से भी लिंक करना है और फ्लोरीन से भी लिंक करना है, फ्लोरीन से लिंक करना है, इस फ्लोरीन से लिंक करना है और इस फ्लोरीन से लिंक करना है।
O इज बाइवेलेंट, तो ये हो गया। फ्लोरीन इज मोनोवेलेंट, 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 मोनोवेलेंट। अब बताओ ज़ेनन कितने बॉन्ड बना रहा है, तो आंसर है 4 और 2 6, तो इसकी कोवेलेंसी 6 है। ज्यादा अच्छा क्वेश्चन मुझको ये लगता है कि ज़ेनन, इस कंपाउंड में ज़ेनन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड में, तो मैं आपको एकदम बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ कि ज़ेनन का कॉन्फ़िगरेशन आपको ये तो मालूम है कि ज़ेनन इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। 8 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो S में कितने, P में कितने, तो S भी भरा हुआ, P भी भरा हुआ। इनर्ट गैस में इलेक्ट्रॉन सारे भरे हुए रहते हैं, तो इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन है S2P6, तो NH2 NP6। तो ज़ेनन का भी हम मान लेते हैं कि NS2 है और NP6 है, और इसके अलावा ND0 है, यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4। अब इसके पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो आंसर है 6, तो इसके पास 6 अनपेयर्ड होने चाहिए। अब 6 अनपेयर्ड कैसे होंगे, तो 6 अनपेयर्ड ऐसे होंगे कि यहाँ पर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक एक करके अनपेयर्ड होंगे। तो अब S को बनाओ ऐसे, P को बनाओ ऐसे, और D तो खाली पड़ा ही है। अब आप दिमाग लगाओ कि ये ग्राउंड स्टेट है, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी तो एक पेयर खुल के 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे, फिर दूसरी एक्साइटेड स्टेट होगी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन खुल के भी कुल मिला के 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे, और तीसरे में हो जाएंगे 6 अनपेयर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 6 बॉन्ड बना रहा है तो इसकी तीसरी एक्साइटेड स्टेट है। अभी इसकी ग्राउंड स्टेट है 0 अनपेयर्ड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2 अनपेयर्ड, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 6 अनपेयर्ड होंगे। तो इसका मतलब XeOF4 अपनी थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे ज़ेनन अपनी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, और XeOF4 में ज़ेनन की कोवेलेंसी 6 है। NH3.BF3, NH3.BF3 में कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैंने कुछ समय पहले ही बताया था कि NH3 और BF3 का कॉम्बिनेशन इसलिए होगा बिकॉज बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और N के पास है ना लोन पेयर है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, तो आंसर है 3 तो H के साथ बना रहा है और चौथा बोरोन के साथ, तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी हो गई 4, बोरोन 3 F के साथ बना रहा और चौथा उसने लोन पेयर ले लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन से, तो उसकी भी 4 हो गई। तो इन दोनों की 4 है। ये क्वेश्चन ऑप्शन वाला नहीं, यहाँ पर अपने को आंसर देना है, हर किसी कोवेलेंसी बतानी है। तो इसका आंसर आ गया 6, इसका आंसर आ गया 4, इसका आंसर आ गया 4। H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो सेंटर में सल्फर है, सल्फर कितने O से घिरा हुआ है, तो 4 O से घिरा हुआ है। H कितने हैं, तो H है 2, तो एक H यहाँ बना दें और एक H यहाँ बना दें। ये हो गया सिंगल बॉन्ड, डबल, सिंगल एंड डबल। अब सल्फर बॉन्ड कितने बना रहा है, तो आंसर है 6, तो सल्फर की कोवेलेंसी आ गई 6। और लास्ट में HClO4 में Cl है, और Cl को अपन यहाँ बनाते हैं। Cl को कितने O ने घिरा हुआ है, तो आंसर इज 4, 1 2 3 4, और उनमें से H कितने हैं, तो एक H बना दीजिए यहाँ पर। ये फर्स्ट, यहाँ डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ क्लोरीन यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है, तो आंसर इज 7, तो इसके कोवेलेंसी आ गई 7। अब आपको एक बार बताता हूँ जो आपको अपने आप करनी है, वो है कि इनकी एक्साइटेड स्टेट कौन सी है वो निकालना है। ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड में है, तो सल्फर बॉन्ड कितने बना रहा है, तो सल्फर बॉन्ड बना रहा है 6। अब आपको घर पे जाके ये सोचना है कि सल्फर जब 6 बॉन्ड बनाएगा तो ये कौन से एक्साइटेड स्टेट में होगा, ग्राउंड में या एक्साइटेड में, ये क्वेश्चन आपका है। उसी प्रकार से क्लोरीन के लिए भी पता लगाना है कि वो ग्राउंड में या एक्साइटेड में, और एक्साइटेड में तो एक्साइटेड 1 है या 2 है या 3 है, ये आपको बताना है।